बच्चों, पिछले वीडियो से मैंने आपको प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में बतलाना शुरू किया था, जिसमें व्यक्तिगत न्याय सिद्धांत तक मैं सारी चीजें आपको बतला चुका हूं। आगे सामाजिक न्याय, जो उसका आदर्श राज्य है, उसकी रूपरेखा है या कह सकते हैं उसका आधार है, सामाजिक न्याय, उसकी चर्चा आज हम लोग करेंगे। लेकिन इससे पहले संक्षेप में जल्दी जल्दी पिछले वीडियो में जो चीजें हमने आपको बताई हैं उनको दोहरा लिया जाए। जैसे मैंने आपको बतलाया था कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत, प्लेटो की न्याय की अवधारणा जनसामान्य में जो प्रचलित न्याय की अवधारणा है उससे अलग है, उससे बिल्कुल डिफरेंट है। और इसी आधार पर उसने उस समय जो भी न्याय की प्रचलित अवधारणाएं थीं, उन अवधारणाओं का पहले खंडन किया है और उसके बाद फिर अपने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। मैंने आपको बतलाया था कि सबसे पहले उसने परंपरागत सिद्धांत और इससे जुड़े हुए जो दो विचार हैं उनका खंडन किया। इनमें पहला सिफालस का था कि सत्य बोलना और ऋण चुकाना ही न्याय है। सिफालस का उत्तराधिकारी पोलीमार्कस कहता है प्रत्येक व्यक्ति को उसके हिस्से की उचित अदायगी ही न्याय है, अर्थात न्याय एक कला है जो शत्रु के साथ बुराई और मित्र के साथ भलाई करना सिखाता है। प्लेटो ने इन दोनों विचारों का खंडन किया। प्लेटो ने कहा कि सत्य बोलना और ऋण चुकाना सामान्य स्थितियों में न्याय हो सकता है, लेकिन प्रत्येक स्थिति में यह न्याय नहीं हो सकता। दूसरी बात, पोलीमार्कस के कथन का उसने खंडन किया कि न्याय कला नहीं हो सकता क्योंकि कला के दो पक्ष होते हैं, अच्छा और बुरा, जबकि न्याय का केवल एक पक्ष होता है, अच्छा। और जैसे को तैसा का सिद्धांत, यानी मित्र के प्रति अच्छाई और शत्रु के प्रति बुराई का सिद्धांत भी उचित नहीं है, क्योंकि सच्चे मित्र और शत्रु की पहचान ही संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में किसी के साथ बुराई करना, जिसके साथ बुरा हो रहा हो, उचित नहीं है, क्योंकि इससे सुधार की संभावना, संबंधों के सुधार की संभावना और व्यक्ति के सुधार की संभावना समाप्त हो जाती है। दूसरा विचार इसमें आता है क्रांतिकारी सिद्धांत, रेडिकल थ्योरी। इसका प्रतिपादक है थ्रेसिमेकस, जो कहता है शक्तिशाली का हित ही न्याय है। और इसी संदर्भ में वो कहता है कि जनसामान्य के लिए अन्याय न्याय से बेहतर है। प्लेटो कहता है कि समाज में सबसे अधिक शक्तिशाली शासक होता है और शासक का हित अपना हित करना नहीं होता है, बल्कि जनता का हित करना होता है। वह अपने हित में काम नहीं करता है, बल्कि जनहित में कार्य करता है। इसलिए शक्तिशाली का हित ही न्याय नहीं हो सकता। और दूसरी बात, जो उसकी दूसरी धारणा है कि जनसामान्य के लिए अन्याय न्याय से बेहतर है, तो अन्याय कभी भी न्याय से बेहतर नहीं हो सकता। तीसरी बात मैंने आपको बतलाई थी, तीसरी विचारधारा जो जिसका खंडन प्लेटो ने किया, वह है प्रैग्मेटिक थ्योरी, व्यावहारिक सिद्धांत। इसका प्रतिपादक है ग्लूकॉन, जो कहता है कि न्याय निर्बल के भय की संतान है। यानी निर्बल लोगों ने प्राकृतिक अवस्था में परस्पर समझौता करके न्याय का निर्माण किया है, न्याय व्यवस्था का निर्माण किया है। इसका सीधा सा तात्पर्य ये होता है कि प्राकृतिक अवस्था में जो शक्तिहीन निर्बल लोग होते हैं, परस्पर समझौता करके न्याय पर आधारित व्यवस्था की स्थापना करते हैं। और इस आधार से देखा जाए तो न्याय एक बनाई गई वस्तु है, एक कृत्रिम वस्तु है। प्लेटो इसका खंडन करता है कि न्याय कृत्रिम नहीं है, न्याय को किसी ने बनाया नहीं है, बल्कि न्याय आत्मा का गुण है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात प्लेटो इस संदर्भ में कहता है कि न्याय आंतरिक है, न्याय बाह्य नहीं है, कृत्रिम नहीं है। यह न्याय आत्मा का स्वाभाविक गुण है। तो अब प्लेटो का न्याय अगर समझना है तो सबसे पहले हमें व्यक्ति की आत्मा को समझना होगा। प्लेटो कहता है प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में
तीन तत्व होते हैं, विवेक, शौर्य और तृष्णा। प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में ये तीनों तत्व होते हैं, लेकिन हर व्यक्ति की आत्मा की संरचना अलग अलग होती है। कुछ लोगों में विवेक का तत्व प्रधान होता है और शेष दोनों तत्व गौण होते हैं। कुछ लोगों में शौर्य का तत्व सक्रिय होता है और विवेक और तृष्णा निष्क्रिय होती है। कुछ लोगों में तृष्णा का तत्व प्रधान होता है और विवेक तथा शौर्य निष्क्रिय होते हैं। ये प्रत्येक व्यक्ति के आत्मा की संरचना में तीन तत्व होते हैं, लेकिन तीनों का अनुपात भिन्न भिन्न होता है। किसी में विवेक प्रबल होता है, किसी में शौर्य प्रबल होता है, किसी में तृष्णा प्रबल। इसी आधार पर उसने अपने व्यक्तिगत न्याय की अवधारणा का प्रतिपादन किया है कि व्यक्ति की आत्मा की जो मूल संरचना है, मूलभूत संरचना है, उस मूलभूत संरचना को बनाए रखना ही व्यक्तिगत न्याय है। यानी अगर किसी व्यक्ति की आत्मा में विवेक का तत्व प्रबल है, विवेक का तत्व सक्रिय है, तो वह इसकी सक्रियता को, इसकी प्रबलता को न केवल बनाए रखे बल्कि इसमें वृद्धि करने का प्रयास करे और शौर्य तथा तृष्णा को निष्क्रिय बनाए रखे। विवेक के तत्व को सक्रिय और प्रबल बनाए रखे और उसमें वृद्धि करने का प्रयास करे तथा शौर्य और तृष्णा को निष्क्रिय बनाए रखने का प्रयास करे। किसी में शौर्य प्रधान है तो इस तत्व को वह सक्रिय और प्रबल बनाए रखे, उसमें वृद्धि का प्रयास करे तथा विवेक और तृष्णा के तत्व को वह निष्क्रिय बनाए रखे। तृष्णा का तत्व अगर प्रधान है तो तृष्णा के तत्व को प्रबल और सक्रिय बनाए रखे और शेष दोनों तत्वों को निष्क्रिय बनाए रखे। यदि व्यक्ति ऐसा करता है तो यह उसके लिए व्यक्तिगत न्याय होगा, क्योंकि वह अपनी आत्मा की मूलभूत संरचना के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, प्लेटो का सामाजिक न्याय, जिसके आधार पर वह आदर्श राज्य की स्थापना करता है। असली जो विश्लेषण का विषय है यही सामाजिक न्याय है, जो व्यक्तिगत न्याय पर आधारित है, व्यक्ति के आत्मा के गुणों पर आधारित व्यक्तिगत न्याय पर आधारित है। पिछले अभी हमने आपको बतलाया कि व्यक्ति की आत्मा में प्लेटो ने बतलाया तीन तत्व होते हैं, विवेक, शौर्य और तृष्णा। प्लेटो कहता है कि इन तीनों तत्वों का अपना अलग अलग महत्व है। जिसमें विवेक प्रधान है वह उचित अनुचित, अच्छे बुरे, सही और गलत का फैसला ज्यादा अच्छा कर सकता है और बौद्धिक कार्यों को अधिक अच्छे से संपादित कर सकता है। इसलिए जिन लोगों में विवेक प्रधान होगा वो समाज में शासन का कार्य करें तो ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जिनमें शौर्य प्रधान है उनमें ओज होता है, तेज होता है, साहस होता है और यदि उनको सुरक्षा का कार्य दिया जाए तो वो इस कार्य को ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं और शौर्य प्रधान व्यक्ति सैनिक के रूप में बेहतर कार्य कर सकता है। तीसरा तत्व है तृष्णा। तृष्णा को हम आम भाषा में कहें लोभ, लालच, लिप्सा। जिनमें तृष्णा अधिक है, लोभ का तत्व या लिप्सा का तत्व अधिक है, उनमें हमेशा अधिक उत्पादन की ललक रहती है और ऐसे लोगों को यदि उत्पादन, व्यापार और आर्थिक कार्यों का संपादन करने का कार्य दिया जाए तो इस कार्य को भी ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। इसी आधार पर आत्मा के तीन गुणों के आधार पर प्लेटो ने समाज में पहले तीन वर्गों का निर्धारण किया है। यानी विवेक प्रधान व्यक्ति शासन का काम ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकता है, इसलिए वह शासक वर्ग का निर्माण करता है। जो उसका दार्शनिक राजा होगा वो विवेक प्रधान व्यक्ति होगा। जो शौर्य प्रधान व्यक्ति होगा यानी जिनकी आत्मा में शौर्य प्रधान होगा, शेष दोनों तत्व निष्क्रिय होंगे, वो सैनिक वर्ग का, सैन्य वर्ग का निर्माण करेंगे। जिनमें तृष्णा प्रधान होगी, एपिटाइट, वे आर्थिक कार्यों का संपादन करेंगे।
ये उत्पादक वर्ग का निर्माण करेंगे। अब प्लेटो कहता है कि किसी तथ्य को अगर समझना है तो सूक्ष्म की अपेक्षा अगर उसको बड़े रूप में दिखा जाए, बृहद रूप में देखा जाए तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। किसी चीज़ को आप कोई फोटो खींचते हैं, कोई एक हिस्सा देखना है, आप अपने मोबाइल पर उसको जूम करते हैं, जूम करने पर वह हिस्सा साफ आपको दिखाई देता है। यही बात प्लेटो कहता है कि छोटे के अपेक्षा बड़े में अगर किसी चीज़ को देखा जाए तो उसे हम ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इसी आधार पर प्लेटो कहता है कि जो राज्य है वो व्यक्ति का ही बड़ा रूप है, व्यक्ति का ही बृहद रूप है। प्लेटो ने एक स्टेटमेंट दिया है, एक कथन उसका है कि राज्य नदी नालों, चट्टानों या बलूत के वृक्षों से नहीं बनता है, बल्कि उसमें रहने वाले नागरिकों, उसमें रहने वाले व्यक्तियों से मिलकर बनता है। तो जाहिर सी बात है कि जो गुण व्यक्ति की आत्मा में है वो गुण राज्य में भी दिखाई देने चाहिए। पहली बात हमने क्या बतलाई आपको कि किसी तथ्य को अगर समझना है तो उसके छोटे रूप की अपेक्षा उसके बड़े रूप को अगर देखें तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। उसको जूम करके देखें तो ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा, ज़्यादा अच्छे से वो समझ में आएगा। राज्य क्या है? व्यक्ति का बड़ा रूप है। तो व्यक्ति की आत्मा की संरचना को हमने समझा और उसका बेहतर रूप, अगर उसको बेहतर से समझना है, अच्छे से समझना है तो उसके बड़े रूप अर्थात राज्य को हमें समझना होगा, राज्य की आत्मा को समझना होगा, क्योंकि राज्य की आत्मा व्यक्ति की आत्मा से ही निर्मित होती है। सीधे सीधे प्लेटो कहता है राज्य नदी नालों, चट्टानों, बलूत के वृक्षों से नहीं बल्कि उसमें रहने वाले व्यक्तियों से मिलकर बनता है। तो व्यक्ति की आत्मा में जो तत्व है वो राज्य में भी दिखाई देने चाहिए। इसी आधार पर प्लेटो ने राज्य की आत्मा में 4 गुणों का उल्लेख किया है कि राज्य की आत्मा में, व्यक्ति की आत्मा में 3 गुण हैं। व्यक्ति की आत्मा में कितने गुण हैं? 3 गुण हैं, विवेक, शौर्य, तृष्णा। राज्य की आत्मा में 4 गुण हैं, बुद्धिमत्ता, विजडम। राज्य की आत्मा में 4 गुण हैं। पहला है विजडम यानी बुद्धिमत्ता, दूसरा है साहस, करेज, तीसरा है आत्मसंयम, सेल्फ टेम्परेंस, और चौथा है न्याय। यहां एक पद्धति स्लाइड में थोड़ा नीचे चली गई है, वो लाइन मैं आपको पढ़ के बतला देता हूं। एक पद्धति अपनाता है जिसे कहते हैं गणना और अवशेष पद्धति। क्या कहते हैं? गणना और अवशेष पद्धति। गणना और अवशेष पद्धति का तात्पर्य होता है कि जिन चीजों का स्थान पता होता है पहले उनकी गणना कर ली जाती है कि ये कहाँ मिलेगा, ये कहाँ मिलेगा, ये कहाँ मिलेगा। उसके बाद अवशेष, जो शेष बचता है उसके स्थान का निर्धारण किया जाता है कि ये कहाँ होगा। तो गणना और अवशेष पद्धति से वह राज्य के 4 गुणों में से 3 गुणों के स्थान का निर्धारण करता है। इसमें वो कहता है कि सबसे पहला गुण है राज्य का बुद्धिमत्ता। सबसे पहला गुण क्या है? बुद्धिमत्ता। ये कहाँ पाया जाएगा राज्य में? यह पाया जाएगा विवेक प्रधान शासक। शासक यानी दार्शनिक राजा, इसकी आत्मा का प्रधान गुण क्या है? विवेक। तो जो विवेक प्रधान शासक वर्ग है उसमें ये राज्य का जो बुद्धिमत्ता का गुण है वह पाया जाता है। साहस का गुण, राज्य के साहस का गुण कहाँ पाया जाएगा? जो शौर्य प्रधान सैनिक वर्ग है उसमें पाया जाएगा। साहस का गुण कहाँ पाया जाएगा? सैनिक में, जो शौर्य प्रधान है, जिसकी आत्मा में शौर्य का तत्व सक्रिय है। तीसरा तत्व है आत्मसंयम। आत्मसंयम कहाँ पाया जाएगा? राज्य में तृष्णा प्रधान उत्पादक वर्ग। उत्पादक वर्ग तृष्णा प्रधान है और आत्म संयम का गुण राज्य का इस उत्पादक वर्ग में पाया जाएगा। तो 3 गुणों की गणना कर ली उसने गणना और अवशेष पद्धति में। बुद्धिमत्ता विवेक प्रधान शासक वर्ग में, साहस शौर्य प्रधान सैनिक वर्ग में, आत्मसंयम तृष्णा प्रधान उत्पादक वर्ग में। अब बचा न्याय। तो न्याय कहाँ पाया जाएगा? असली
जो समस्या है, असली जो विश्लेषण का विषय वस्तु है वह न्याय है कि बुद्धि राज्य के 4 गुण हैं: बुद्धिमत्ता, साहस, आत्मसंयम और न्याय। तो बुद्धिमत्ता विवेक प्रधान शासक वर्ग में हो गया, शौर्य तृष्णा प्रधान साहस शौर्य प्रधान सैनिक वर्ग में, आत्मसंयम तृष्णा प्रधान उत्पादक वर्ग में, और न्याय न्याय प्लेटो कहता है कि इन तीनों वर्गों द्वारा, ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसको समझने की जरूरत है, सामाजिक न्याय क्या है, कहाँ है। राज्य में 4 गुण हैं, चारों गुणों में 3 का निर्धारण कर दिया उसने कि बुद्धिमत्ता विवेक प्रधान शासक वर्ग में पाया जाएगा, साहस शौर्य प्रधान सैनिक वर्ग में पाया जाएगा, आत्मसंयम तृष्णा प्रधान उत्पादक वर्ग में पाया जाएगा। तो न्याय कहाँ होगा? न्याय होगा तीनों वर्गों द्वारा अपने अपने आत्मा के गुण के आधार पर अपने लिए निर्धारित कार्य को करना, और दूसरी बात, दूसरे वर्ग के कार्य में हस्तक्षेप न करना ही सामाजिक न्याय है। आई बात समझ में? नहीं आई तो ध्यान दीजिएगा कि तीनों वर्गों द्वारा अपने आत्मा के गुण के आधार पर अपने लिए निर्धारित कार्य को करना सामाजिक न्याय है, और साथ ही इसमें दूसरा बिंदु भी जुड़ा हुआ है कि दूसरे वर्ग के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप सामाजिक न्याय का पालन कर रहे हैं। यानी कि जो शासक वर्ग है इसकी आत्मा का प्रधान तत्व है, प्रधान गुण है विवेक, इनका काम शासन करना। ये केवल शासन का कार्य करें, सैनिक के कार्य में, उत्पादक के कार्य में कोई हस्तक्षेप न करें, ये इनके लिए सामाजिक न्याय है। सैनिक की आत्मा का गुण है शौर्य, इनके द्वारा केवल सुरक्षा का कार्य किया जाए, सैनिक के द्वारा केवल सुरक्षा का कार्य किया जाए, शासक के कार्य में और उत्पादक के कार्य में कोई हस्तक्षेप न करे, इनके लिए यह सामाजिक न्याय है। इसी तरह उत्पादक की आत्मा में तृष्णा का तत्व प्रधान है, तो इस प्रधान तत्व के आधार पर इसके लिए आर्थिक कार्य निर्धारित है, यह आर्थिक कार्य का संपादन करे, और सैनिक तथा शासक के कार्य में कोई हस्तक्षेप न करे, यह इसके लिए सामाजिक न्याय है। तो सामाजिक न्याय क्या हुआ? तीनों वर्ग उनकी आत्मा का जो प्रधान तत्व है, जो प्रधान गुण है, उसके आधार पर उनके लिए जो कार्य निर्धारित है, जैसे विवेक प्रधान व्यक्ति के लिए शासन का कार्य निर्धारित है तो केवल शासन का कार्य करे, शौर्य प्रधान व्यक्ति के लिए सुरक्षा का कार्य निर्धारित है तो वह सुरक्षा का कार्य करे, तृष्णा प्रधान व्यक्ति के लिए आर्थिक कार्य यानी उत्पादन का कार्य निर्धारित है तो वो केवल उत्पादन का कार्य करे, आर्थिक कार्य करे, और दूसरे वर्ग के कार्य में हस्तक्षेप न करे, तो ये सामाजिक न्याय होगा। तीनों वर्ग सामाजिक न्याय के सिद्धांत का पालन कर रहे होंगे अगर ऐसा हो तो। यानी शासक शासन का काम करे, सैनिक और उत्पादक के कार्य में हस्तक्षेप न करे, सैनिक सुरक्षा का कार्य करे, शासन और उत्पादन के कार्य में हस्तक्षेप न करे, और उत्पादक केवल उत्पादन का आर्थिक कार्य करे, शासक और सैनिक के कार्य में हस्तक्षेप न करे, तो ये सामाजिक न्याय होगा। एक तरह से आत्मा के गुण के आधारित यह कार्य विभाजन की योजना है जिसे प्लेटो ने न्याय व्यवस्था का नाम दिया है। यह जो कार्य विभाजन है मुख्य रूप से 2 सिद्धांतों पर आधारित है। एक है कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत और दूसरा है कार्य दक्षता का सिद्धांत। सबसे पहले हम कार्य विशेषीकरण की बात करेंगे। कार्य विशेषीकरण क्या है? एक बात आप लोगों ने अक्सर सुनी होगी और समझा भी होगा, इस बात को महसूस भी किया होगा कि अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग क्षमता होती है, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग रुचि होती है, और उस रुचि के अनुसार वो अपने में क्षमता विकसित करते हैं, या आप कह सकते हैं कि उनमें उस रुचि के उनमें एक अलग तरह की प्राकृतिक क्षमता होती है, और उस प्राकृतिक क्षमता के अनुसार उनकी रुचि निर्धारित होती है। किसी को गाना गाने का शौक होता है, किसी को कविता लिखने का शौक होता है, किसी को चित्रकारी का शौक होता है, किसी को अभिनय का शौक होता है।
अगर प्राकृतिक क्षमता से युक्त व्यक्ति, जो उसमें प्राकृतिक क्षमता है, जिसके अनुसार उसकी रुचि निर्धारित है, वह कार्य उसे अगर दिया जाए तो उस कार्य को वह ज्यादा अच्छे तरीके से संपादित कर सकता है। विशेष रूप से उस कार्य को वह ज्यादा अच्छे तरीके से संपादित कर सकता है। इसी तरह से प्लेटो कहता है कि जिस व्यक्ति की आत्मा में जो गुण है प्रधान, उस प्रधान गुण के आधार पर निर्धारित कार्य अगर उसे दिया जाए तो वह उस कार्य को ज्यादा अच्छे तरीके से संपादित कर सकता है। जिसमें विवेक प्रधान है उसको बौद्धिक कार्य और शासन का कार्य दिया जाए तो उस कार्य को वह ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकता है अन्य लोगों की तुलना में। दूसरी बात, जिनमें शौर्य है, ओज है, उनको अगर सुरक्षा का कार्य दिया जाए तो वो अन्य लोगों की तुलना में वह कार्य ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जिनमें तृष्णा है, लालच है, लिप्सा है, अधिक कमाने की इच्छा है, उनको अगर आर्थिक कार्य, उत्पादन का कार्य दिया जाए तो वह उस कार्य को ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो कार्य विशेषीकरण क्या हुआ कि आत्मा में या प्राकृतिक रूप से जो प्रतिभा, जो गुण हमें दिया गया है, प्रकृति ने जो गुण हमें दिया है, उस गुण के आधार पर अगर हमें काम सौंपा जाए तो उस काम को हम अधिक अच्छे तरीके से कर सकते हैं, पहली बात। और इसी कार्य विशेषीकरण का एक दूसरा पहलू है कि हमको केवल अपनी क्षमता, अपने प्राकृतिक क्षमता या अपनी आत्मा के गुण के आधार पर केवल एक काम करने को दिया जाए और उसी काम को हम लंबे समय तक करें तो उस कार्य को ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यदि एक साथ कई काम हमें दे दिए जाएं तो हम किसी काम के साथ न्याय नहीं कर सकते। बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर किसी एक पेपर को पढ़ाते हैं, कई सालों तक किसी एक पेपर को पढ़ाते हैं, तो उस प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम और उस प्रश्न पत्र के विषय वस्तु के संबंध में उन्हें विशेषज्ञता हासिल हो जाती है, उसमें उनको विशेष ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ हमको 7 पेपर पढ़ाना है, 2 BA 1 में, 2 BA 2 में और 3 BA 3 में, किसी में भी दक्षता या विशेषज्ञता हमको हासिल नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ केवल एक व्यक्ति को उसकी आत्मा के गुण के आधार पर केवल एक काम करना है तो उस काम को वह ज्यादा अच्छे से करेगा और उसका विशेषज्ञ हो जाएगा। जैसे विवेक प्रधान व्यक्ति केवल शासन का काम करेगा, उसको सुरक्षा से या उत्पादन से कोई मतलब नहीं। शौर्य प्रधान व्यक्ति केवल सुरक्षा का काम करेगा, उसको शासन से और उत्पादन से कोई मतलब नहीं। तृष्णा प्रधान व्यक्ति केवल उत्पादन का आर्थिक कार्य करेगा, उसको अन्य कार्यों से कोई मतलब नहीं। तो वह उस कार्य को करने में सिद्धस्त हो जाएगा और एक ही कार्य लंबे समय तक एक व्यक्ति अगर कर रहा है तो निश्चित ही कार्य दक्षता, इसको आप अंग्रेजी में कहेंगे इफिशियंसी, उसकी इफिशियंसी बढ़ेगी, उसकी कार्य दक्षता बढ़ेगी। और जब उसकी कार्य दक्षता बढ़ेगी तो वह उस कार्य को ज्यादा अच्छे से करेगा और जब उस कार्य को वह ज्यादा अच्छे से करेगा तो उसका लाभ किसको मिलेगा? उसका लाभ पूरे समाज को मिलेगा। तो इस न्याय व्यवस्था जो गुण पर आधारित कार्य विभाजन है वह समस्त समाज के हित में है, किसी एक व्यक्ति या किसी एक वर्ग के हित में नहीं है बल्कि पूरे समाज के हित में है। कैसे है? विवेक प्रधान शासक केवल शासन का काम करेगा, किसके लिए करेगा? अपने लिए नहीं करेगा। इसकी विशेषज्ञता का, इसकी दक्षता का लाभ किसको मिलेगा? पूरे समाज को मिलेगा, किसी एक वर्ग को नहीं मिलेगा। शौर्य प्रधान सैनिक सुरक्षा का कार्य करेगा पूरी दक्षता और विशेषज्ञता से, तो इसका लाभ केवल इस सैनिक को नहीं मिलेगा बल्कि इसका लाभ पूरे समाज को मिलेगा। इसी तरह से तृष्णा प्रधान उत्पादक वर्ग अपनी आत्मा के गुण के आधार पर जो आर्थिक क्रियाकलाप करेगा, जो आर्थिक कार्य करेगा, जो उत्पादन करेगा, उसका लाभ केवल इस वर्ग को नहीं मिलेगा बल्कि पूरे समाज को मिलेगा। तो इस तरह से ये तीनों वर्ग समाज की
अलग अलग इकाइयां हैं, लेकिन एक इकाई के रूप में कार्य करते हुए समस्त समाज के हित में कार्य करेंगे। इसकी प्रवृत्ति, न्याय व्यवस्था की प्रवृत्ति सामाजिक है, यह समस्त समाज के हित में कार्य करता है। इतना लंबा चौड़ा आडंबर करने के बाद प्लेटो ने किया क्या? न्याय आत्मा के गुण के आधार पर काम का बंटवारा किया। आलोचक कहते हैं इसके संदर्भ में बड़ी हास्यास्पद बात कही जाती है, आपको भी हंसी आएगी। कहावत आपने सुनी होगी, खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। तो इतना आडंबर तय करने के बाद प्लेटो ने न्याय क्या बतलाया कि अपनी आत्मा के गुण के आधार पर अपने लिए निर्धारित कार्य को करना और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। यहां एक चीज और मैं आपको बतला देना चाहूंगा। एक बात कही जाती है कि प्लेटो कहीं ना कहीं हो सकता है या तो वह भारत आया हो या कि किसी भारतीय दार्शनिक के संपर्क में रहा हो, क्योंकि भारत की जो प्राचीन वर्ण व्यवस्था है वह भी एक प्रकार से सामाजिक कार्य विभाजन है। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 4 वर्णों की बात कर रहा हूं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे हुई, यह सिद्धांत समाजशास्त्र में आप विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ केवल 2 उद्धरणों का उल्लेख करूंगा कि कैसे वर्ण व्यवस्था का जन्म हुआ। एक उद्धरण है ऋग्वेद के 10वां मंडल पुरुष सूक्त का, जिसमें कहा गया है ब्राह्मणोस्य मुखमासित बाहुराजन्य कृतः, ब्राह्मणोस्य मुखमासित बाहुराजन्य कृतः उरुत्वदस्य यद्वैश्यः पदभ्याम शूद्रो अजायतः। इसका तात्पर्य यह है कि विराट पुरुष ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, उर यानी पेट के क्षेत्र से वैश्य और जंघों से, पैरों से शूद्र का जन्म हुआ। इसका तात्पर्य सिर्फ इतना है कि ब्रह्मा के मुख से, जैसे मुख का काम है बौद्धिक कार्य, मस्तिष्क है इस क्षेत्र में बौद्धिक कार्य, तो ब्राह्मण बौद्धिक कार्य करेगा। बाहु यानी हाथ सुरक्षा का कार्य करते हैं, कहीं भी खतरा हो तो सबसे पहले हाथ उठता है क्षत्रिय। और जिस तरह से पेट पूरे शरीर का पोषण करता है, उर पेट का जो क्षेत्र है वो पूरे शरीर का पोषण करता है, वैसे ही वैश्य उत्पादक वर्ग पूरे समाज का पोषण करेगा। और जिस प्रकार पूरे शरीर का भार पैरों ने उठा रखा है, जंघों ने उठा रखा है, इसी तरह से इन तीनों वर्णों की सेवा, या कह सकते हैं कि इन तीनों वर्णों की सहायता, सेवा शब्द उचित नहीं रहेगा, सहायता, सहायक के रूप में शूद्रों द्वारा कार्य किया जाएगा। किंतु ऋग्वेद का यह जो श्लोक है यह पूरी तरह से वैज्ञानिक नहीं है, प्रामाणिक रूप से मान्य भी नहीं है, क्योंकि ऋग्वेद के इस हिस्से को प्रक्षेप माना जाता है। प्रक्षेप का मतलब जिसे बाद में जोड़ा गया हो, तो कहा यह जाता है कि वर्ण व्यवस्था की पुष्टि के संदर्भ में इस श्लोक को ऋग्वेद में बाद में जोड़ा गया है, यह ऋग्वेद का मूल हिस्सा नहीं है। तो वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के संदर्भ में यह बात बेकार है, अप्रामाणिक है, इसलिए इसे हम नहीं मानते। दूसरा उदाहरण आता है भागवत गीता से, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जब कुरुक्षेत्र में युद्ध के मैदान में अर्जुन को उपदेश दे रहे होते हैं, तो उसमें एक श्लोक आता है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारपि माम विद्धय कर्तारमव्ययम्। इसका तात्पर्य है कि चारों वर्ण जो मुख्य है, पहला लाइन इसका सबसे महत्वपूर्ण है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, अर्थात चारों वर्णों की रचना गुण और कर्म के आधार पर मैंने की है। चारों वर्णों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र,
इन चारों वर्णों की रचना मैंने गुण और कर्म के आधार पर की है। इस प्रकार सृष्ट रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी तो मुझे अकर्ता और अविकारी ही जान। तो पहली लाइन महत्वपूर्ण है कि चारों वर्णों की रचना मैंने गुण और कर्म के आधार पर की है। अब यहां देखिए कौन कौन से गुण हैं जिनके आधार पर कर्म का निर्धारण होता है। जैसे प्लेटो ने निर्धारित किया है विवेक, शौर्य और तृष्णा के आधार पर कार्य का निर्धारण किया है, वैसे ही भारतीय व्यवस्था में तीन आत्मा के तीन गुणों के आधार पर चार वर्णों का निर्धारण होता है। अब यहां सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन सा भारतीय गुण प्लेटो के गुण के समकक्ष है। सत्व गुण विवेक के समकक्ष है, रजोगुण शौर्य के समकक्ष है और तमोगुण तृष्णा के समकक्ष है। इसी संदर्भ में चारों वर्णों की रचना की बात हम कहेंगे। सत्व गुण जिनमें सत्व प्रधान है वह ब्राह्मण वर्ण का निर्माण करेंगे। रजोगुण व्यक्ति जिनमें रजोगुण है, प्लेटो का शौर्य जिनमें है, और इनका शौर्य यानी इनका रजोगुण उन्मुख है किधर? विवेक की तरफ, सत्व गुण की तरफ उन्मुख है। समाज हित में बलिदान होने की क्षमता जिनमें है या बलिदान होने की आकांक्षा जिनमें है वो क्षत्रिय वर्ण का निर्माण करेंगे। और रजोगुण प्रधान व्यक्ति जिनका रजोगुण तम की ओर प्रेरित है, यहां एरो देखिएगा ध्यान से, रजोगुण क्षत्रिय में भी है और रजोगुण वैश्य में भी है। पुरुषार्थी क्षत्रिय भी है और पुरुषार्थी वैश्य भी है। जोखिम लेने की क्षमता क्षत्रिय में भी है और वैश्य में भी है। क्षत्रिय समाज हित में जोखिम लेता है, जनहित में जोखिम लेता है, और वैश्य लाभ की आकांक्षा से जोखिम लेता है। तो इस तरह से विवेक प्रधान ब्राह्मण, सत्वगुण प्रधान ब्राह्मण, रजोगुण जिसका रजोगुण सत्वगुण की ओर प्रेरित है वह क्षत्रिय, शौर्य रजोगुण प्रधान जिसका रजोगुण तम की ओर प्रेरित है वह वैश्य का निर्माण करता है, और जिसमें तमोगुण है वह शूद्र का वर्ण का निर्माण करता है। यहां एक चीज मैं आपको बतला दूं कि प्लेटो का जो सत्वगुण यानी विवेक प्रधान व्यक्ति है वह शासक है। भारतीय व्यवस्था में सत्वगुण प्रधान व्यक्ति ब्राह्मण यह बौद्धिक कार्यों का संपादन करता है, यह शासक नहीं है, यानी वह राजा नहीं होता है। प्लेटो की व्यवस्था में तो वही राजा होता है, वही दार्शनिक होता है, वह बौद्धिक कार्य भी करता है, शिक्षण अध्ययन अध्यापन का भी कार्य करता है, और दार्शनिक जो जिसको आप कहते हैं मोक्ष या ज्ञान की प्राप्ति का उद्देश्य भी पूरा करता है, और साथ ही वह राजा के रूप में शासन का कार्य भी करता है। यहाँ ब्राह्मण अध्ययन करता है, अध्यापन करता है, ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है, लेकिन शासक नहीं होता है, क्योंकि यह बुद्धिजीवी होता है, बौद्धिक होता है, इसलिए यह शासन में सहयोगी परामर्शदायी मंत्रियों के रूप में कार्य करता है। प्राचीन काल में राजाओं के मंत्री अधिकांश ब्राह्मण होते थे जो परामर्शदाता के रूप में, मंत्रियों के रूप में कार्य करते थे। तो यहाँ ब्राह्मण शासक नहीं है, प्लेटो का ब्राह्मण यानी दार्शनिक राजा है। रजोगुण प्रधान यानी जो प्लेटो के हिसाब से शौर्य रखता है क्षत्रिय, यहाँ क्षत्रिय राजा भी है और क्षत्रिय सैनिक भी है। क्षत्रिय ही राजा होता है और क्षत्रिय ही सैनिक भी होता है। वैश्य उत्पादक वर्ग, आर्थिक क्रियाकलाप सारे इसके द्वारा संपादित किए जाते हैं, और शूद्र इन तीनों वर्णों के सहायक के रूप में कार्य करता है। यहां एक चीज बतला दें कि प्लेटो की व्यवस्था में केवल तीन वर्ण हैं, तीन वर्ग हैं, शासक, सैनिक और उत्पादक। इस चौथे वर्ण का उल्लेख नहीं किया है। वह इसलिए नहीं किया है कि यहाँ यूनान में पूरी अर्थव्यवस्था या सहायक के रूप में एक वर्ग था दास, जो जीवित संपत्ति मानी जाती थी यूनानी लोगों की। जैसे संपत्ति बेची जाती है, खरीदी जाती है, वैसे दास बेचे जाते थे, खरीदे जाते थे।
वो समाज का हिस्सा नहीं थे। भारतीय व्यवस्था में शूद्र संपत्ति नहीं है, वह समाज का एक वर्ण है, समाज का एक वर्ग है। दूसरी बात यहां मैं आपको बतला देना चाहूंगा कि प्रारंभ में यह वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित नहीं थी, यह गुण पर आधारित थी। यानी जिसमें सत्वगुण प्रधान है वह ब्राह्मण है, जिसमें रजोगुण प्रधान है वह क्षत्रिय है, जिसमें रजोगुण प्रधान है और तृष्णा से प्रेरित है वह वैश्य है, और जिसमें तमोगुण है वह शूद्र है। शूद्र का बेटा अगर सत्व गुण प्रधान है तो वह ब्राह्मण की श्रेणी में जाता है। वैश्य का बेटा अगर रजोगुण प्रधान है और उसका रजोगुण सत्व की ओर प्रेरित है, वह क्षत्रिय वर्ण में जाता था। तो एक वर्ण से दूसरे वर्ण में गुण के आधार पर जाने की व्यवस्था थी, यह जन्म पर आधारित व्यवस्था नहीं थी। किंतु कालांतर में निहित स्वार्थों के चलते यह व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई और जाति व्यवस्था के रूप में परिवर्तित हो गई। यदि आप ब्राह्मण के घर में जन्म लेते हैं तो ब्राह्मण, क्षत्रिय के घर में जन्म लेते हैं तो क्षत्रिय, वैश्य के घर में जन्म लेते हैं तो वैश्य, और शूद्र के घर में जन्म लेते हैं तो शूद्र। भले ही आप में गुण, ब्राह्मण के घर में आपने जन्म लिया, सत्व गुण नहीं है, क्षत्रिय के घर में जन्म लिया, आप में रजोगुण नहीं है, पुरुषार्थ नहीं है, साहस नहीं है, लेकिन आप क्षत्रिय ही कहलाएंगे। तो कालांतर में यह व्यवस्था जन्म आधारित जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो। किंतु प्लेटो की व्यवस्था में यह संभव नहीं था। यानी इसका अगर प्लेटो की व्यवस्था यह लागू होती, जिस आदर्श राज्य की कल्पना प्लेटो ने की थी, वह आदर्श राज्य अगर इस धरती पर प्रकट होता, अवतरित होता, क्रियान्वित होता, व्यवहार में आता, तो यह व्यवस्था जो उसकी कार्य विभाजन की व्यवस्था थी आत्मा के गुण पर आधारित, यह कभी भी जन्म आधारित नहीं हो सकती थी। क्योंकि प्लेटो की इस व्यवस्था में, आगे आप चल करके प्लेटो का एक सिद्धांत हम आपको पढ़ाएंगे, साम्यवाद का सिद्धांत। तो साम्यवाद के सिद्धांत में आप देखेंगे कि संरक्षक वर्ग यानी जो शासक वर्ग है और जो सैनिक वर्ग है, उनका अपना निजी परिवार ही नहीं होना था, न तो उनके अपने बच्चे होने थे। किसी बच्चे के बारे में यह कभी पता ही नहीं चलना था उस व्यवस्था में कि उसकी जननी कौन है और उसका जनक कौन है, उसकी माता कौन है और उसका पिता कौन है। तो इस तरह से ये व्यवस्था कभी जन्म पर आधारित हो ही नहीं सकती थी। तो इस तरह से एक बात कभी कभी कही जाती है कि हो सकता है प्लेटो भारतीय गुण आधारित वर्ण व्यवस्था से प्रभावित रहा हो और इसी आधार पर उसने सत्व गुण के समानांतर विवेक की कल्पना की, रजोगुण के समानांतर शौर्य की कल्पना की और तमोगुण के समानांतर तृष्णा की कल्पना की, और इस आधार पर अपने समाज के लिए एक ऐसी व्यवस्था निर्धारित की जिसमें हर वर्ग का अपनी आत्मा के गुण के आधार पर कार्य निर्धारित होगा और हर वर्ग अपने कार्य का संपादन करेगा, दूसरे के कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। यही सामाजिक न्याय की व्यवस्था है। ये प्लेटो के सामाजिक न्याय की व्यवस्था है। बच्चों, प्लेटो के इस न्याय व्यवस्था की आलोचना की जाती है। मैंने पहले भी आपसे कहा कि एक हास्यास्पद कहावत अक्सर हम सुनते हैं, किसी ने बहुत आडंबर फैलाया और उसका रिजल्ट, उसका परिणाम कुछ नहीं निकला, तो लोग कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चूहिया। तो प्लेटो के इस सामाजिक न्याय या न्याय व्यवस्था या न्याय सिद्धांत के प्रतिपादन का हश्र भी यही होता है। इसकी आलोचना के कुछ बिंदु यहाँ पर है, इनको मैं जल्दी जल्दी संक्षेप में समझा देता हूँ, आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। इसकी पहली आलोचना प्लेटो की जाती है कि यह एक नैतिक विधान है, विधिक नहीं है। इसमें एक प्लेटो की न्याय व्यवस्था क्या है? काम का बंटवारा है, और ये काम का बंटवारा किस आधार पर है? नैतिक आधार पर, कि हमारी आत्मा के आधार पर हमें जो काम दिया गया उस काम को हम संपादित करें और दूसरे के काम में हस्तक्षेप न करें। इसे हमको अपने नैतिकता के आधार पर इस नियम का पालन करना है। इसके पीछे कोई विधिक शक्ति नहीं, यानी कानून की कोई शक्ति नहीं है। दूसरी बात, इस व्यवस्था में न तो अधिकार की व्यवस्था है कि व्यक्ति के अधिकार क्या होंगे, और न ही दंड की व्यवस्था है कि अगर कोई इस
न्याय व्यवस्था का पालन नहीं करता है तो उसको दंडित किस प्रकार किया जाएगा, उसे क्या दंड दिया जाएगा, इसकी भी कोई व्यवस्था नहीं है। तीसरी आलोचना की जाती, निरंकुशता किसी भी रूप में उचित नहीं है। यहाँ प्लेटो जो दार्शनिक राजा है उसको निरंकुश शासन की शक्तियां सौंपता है। वो कहता है कि दर्शन की निरंकुशता हो, दर्शन की निरंकुशता होगी मतलब दार्शनिक राजा जो कुछ कहेगा वो सही माना जाएगा, उसके विरुद्ध कोई आवाज नहीं उठा सकता, क्योंकि प्लेटो मानता है कि जो दार्शनिक है वो विवेक प्रधान है, और विवेक प्रधान है इसलिए उसमें उचित अनुचित का निर्णय करने की क्षमता है। इसलिए वो जो कुछ करेगा, जो कुछ कहेगा वो समाज हित में करेगा और समाज हित में ही कहेगा, इसलिए उसे निरंकुश शक्तियां प्राप्त हो। लेकिन इसकी आलोचना में ये कहा जाता है कि निरंकुशता चाहे किसी व्यक्ति की हो या किसी दार्शनिक की हो या विवेक की हो, वह उचित नहीं है। चौथी आलोचना की जाती है कि इस प्लेटो की इस व्यवस्था में व्यक्ति और समाज का पूर्ण विकास संभव नहीं है। पूर्ण विकास नहीं हो पाएगा। कैसे नहीं हो पाएगा? सबका काम निर्धारित कर दिया कि आपको शासन का काम करना है, आपको सैनिक का काम करना है, आपको उत्पादन का काम करना है। अब हम कुछ और करना चाहते हैं, इस पूरी सिस्टम से कुछ अलग हम करना चाहते हैं, तो हमें वह कार्य करने की छूट नहीं होगी। अब जब व्यक्ति का विकास नहीं होगा तो समाज का भी विकास संभव नहीं होगा। यहाँ आप यह मानकर चलिए कि व्यक्ति अपने लिए जो कुछ करता है उसका लाभ कहीं ना कहीं समाज को भी मिलता है। हम कुछ नया करते हैं, नया सीखते हैं और नया कुछ उपजाते हैं, नई चीजें ले आते हैं, तो उसका लाभ समाज को भी मिलता है। तो इस तरह से व्यक्ति का भला नहीं होगा और समाज का भी विकास नहीं होगा। पांचवी आलोचना इसकी की जाती है कि गुण, विवेक, शौर्य, तृष्णा, किस व्यक्ति के आत्मा में विवेक का गुण है, किसमें शौर्य का गुण है, किसमें तृष्णा का गुण है, कैसे निर्धारित करेंगे आप? किस आधार पर निर्धारित करेंगे कि कौन सा व्यक्ति विवेक प्रधान है, कौन सा व्यक्ति शौर्य प्रधान है और कौन सा व्यक्ति तृष्णा प्रधान है? वर्तमान समय में इस व्यवस्था को लागू करना संभव नहीं है। आप लोग इस बात का स्वतः अनुमान लगा सकते हैं कि आज विशाल बड़े क्षेत्र वाले राज्य हैं और इस तरह से आत्मा के गुण को पहचानना और उसके आधार पर वर्ग विभाजन, कार्य विभाजन संभव ही नहीं है। प्लेटो का यह न्याय सिद्धांत सीधे सीधे लोकतंत्र विरोधी है, क्योंकि शासन की बागडोर केवल दार्शनिक के हाथ में है। शेष दोनों वर्गों को राजनीतिक या शासन के कार्यों में हस्तक्षेप करने या भागीदारी का अवसर प्राप्त नहीं होगा। तो बच्चों, प्लेटो का यह न्याय सिद्धांत था और यह न्याय सिद्धांत उसकी अपनी कल्पना है और इस कल्पना का आधार है लोकतांत्रिक एथेंस की प्रणाली के द्वारा उसके गुरु सुकरात को दिया गया मृत्युदंड, जिससे उसके मन में लोकतंत्र के प्रति नफरत पैदा हो गई और उसने एक ऐसे आदर्श राज्य की कल्पना की जिसमें शासन की बागडोर दार्शनिकों के हाथ में। वो कहता है कि जब तक सभी राजा दार्शनिक नहीं हो जाते या दार्शनिकों को राजा नहीं बना दिया जाता, तब तक जन कल्याण संभव नहीं है। धन्यवाद।